गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये पार्ट थर्ड स्टूडेंट्स, जेम्स पे ये दूसरा क्लास है। और जेम्स एक महान विज्ञानी थे। चिकित्सा की डिग्री ली, मैंने पहले ही आपको कहा। केमिस्ट्री भी पढ़ा, फिजियोलॉजी भी पढ़ा, लेकिन 1869 में ये ऐलान कर दिया कि वो साइकोलॉजी के अध्ययन की तरफ आ रहे हैं। और अब उनके जीवन की आगे की जो बातें हैं उस पर हम लोग विचार विमर्श यहाँ पर विचार करने वाले हैं। तो 60 के दशक में जेम्स ने नज़र रखा हुआ था कि 60s में जो साइकोलॉजी में डेवलपमेंट्स हो रहे थे उस पर जेम्स की बड़ी गहरी नज़र थी। 60s में 1860s में तो उन्होंने फेक्नर की एलिमेंटेडर साइकोफिजिक, जो उनकी बहुत ही मशहूर किताब कहलाती है, और उस किताब को भी पढ़ा। हाइडेलबर्ग जाकर हेल्मोज और उनसे मिलने के भी वो इच्छुक थे। वो चाहते थे कि उनसे उनकी मुलाकात हो, और इन बातों को वो बहुत ही स्पष्ट ढंग से इच्छुक थे। और बीमारियों के कारण मिल, स्पेंसर और बेन के कठोर नियति, स्ट्रिक्ट डिटर्मिनिज्म से नाता तोड़कर रेनोवियर रेनोवियर नाम है के विकासवादी दर्शन, जो उनका डेवलपमेंटल जो दर्शन डेवलपमेंटल फिलॉसफी पर की तरफ वो आ गए। डेवलपमेंटल फिलॉसफी की तरफ उनका झुकाव बढ़ गया और इस स्ट्रिक्ट डिटर्मिनिज्म से उन्होंने नाता तोड़ लिया। डिटर्मिनिज्म से उनका रिश्ता जो है वो छूट गया। और रेनोवियर के विचारों में उन्होंने देखा कि फ्री विल पर बल था। रेनोवियर के विचारों में फ्री विल, जिससे उन्होंने अपनी बीमारियों यानी अपनी इच्छा शक्ति से जो बीमारियों से उन्होंने निजात पाई थी, इस बात का रेनोवियर के दृष्टिकोण से उनका बहुत ही दृष्टिकोण मिलने लगा था। और जिसकी वजह से मनोविज्ञान की तरफ इस घटना का परिणाम ये हुआ कि वो एक दार्शनिक मनोविज्ञानी बनने के मार्ग पर चले आए। फिलोसॉफिकल साइकोलॉजी की तरफ वो चले आए जेम्स। और रेनोवियर की बातों से उनको बहुत ही सहारा मिला, और उससे उनको इतनी मदद मिली कि वो अपना रास्ता चुनने में बहुत ही सक्षम हो गए। तो अब एक फिलोसॉफिकल साइकोलॉजिस्ट की बात हम लोग करेंगे जेम्स के संबंध में, और शरीर क्रिया विज्ञान और मनोविज्ञान के संबंधों को समझने के लिए, यानी फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के बीच इन बिटवीन क्या रिलेशन है इनका, ये समझने समझाने के लिए उन्होंने विश्वविद्यालय से 1875 ईस्वी में $300 की राशि और 2 कमरे लिए। विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से उन्होंने लिया, और लॉरेंस स्कूल में उन्होंने 2 कमरा मांगा और $300 उन्होंने मांगे अपने यूनिवर्सिटी से। और इन पैसों से उन्होंने प्रयोगशाला, एक इनफॉर्मल क्या कहते हैं इसको, इनफॉर्मल लेबोरेटरी की रूप मानी जाती है, और इसकी स्थापना उन्होंने मनोविज्ञान के अध्ययनों के लिए किया। और ये ही हिस्ट्री के हिसाब से यही पहली अनौपचारिक प्रयोगशाला मानी जाती है। इसका जेम्स को खुद याद नहीं था कि ये 1874 में किया उन्होंने, या 1875 में किया, या 1876 में किया, लेकिन इस हार्पर ने अपने अध्ययनों के आधार पर और ये घटनाओं को क्रमबद्ध करते हुए इस बात का अंदाज़ा लगाया कि ये घटना जो प्रयोगशाला, इनफॉर्मल जो प्रयोगशाला खोली गई इस लॉरेंस स्कूल में 2 कमरों के अंदर, ये 1875 में ये घटना घटित हुई। और इसके लिए 1875 में हुई। जेम्स ने स्वयं किसी से मनोविज्ञान नहीं पढ़ा। 1875-76 में जब उन्होंने
शरीर क्रिया विज्ञान और मनोविज्ञान के संबंध, द रिलेशंस बिटवीन फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के नाम से अपनी व्याख्यान माला हार्वर्ड में आरंभ की। तो ये भाषण अमेरिका में नए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पहले भाषण थे। हार्वर्ड में उन्होंने एक व्याख्यान माला दी। इस चीज़ को समझिए कि फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के रिलेशन इन बिटवीन फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी क्या है, द रिलेशंस बिटवीन फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। इस पर उनका लेक्चर सीरीज हुआ हार्वर्ड में, और उसी से उसको ऐसा माना जाता है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अमेरिका में ये पहले शुरुआती भाषण थे। जेम्स स्वयं मनोविज्ञान पर किसी से कोई व्याख्या नहीं सुना। जेम्स ने स्वयं कभी भी किसी से साइकोलॉजी पर कोई व्याख्यान नहीं सुना, केवल मनोविज्ञान में हो रही प्रगतियों से परिचित थे। जो भी उन्ट कर रहे थे या जो डेवलपमेंट इस नए न्यूली बॉर्न साइंस में होने जा रहा था, 1889 में बर्थ हुआ, जबकि 1875 में ही 1879 में बर्थ हुआ साइकोलॉजी का। 75-76 में ही जेम्स अमेरिका में ये सारी क्रिया कर रहे थे। इनफॉर्मल यूनिवर्सिटी 1876 में, इनफॉर्मल लेबोरेटरी उन्होंने 1876 में खोला था। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के सामान उन्होंने लिए थे और फिजियोलॉजी, लेकिन सारी चीज़ें वो फिजियोलॉजी के अंदर, रिलेशन बिटवीन साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी, इस पर साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी पर उनकी बातें हो रही थी। लेकिन ये सारी चीज़ें वो साइकोलॉजी से कहीं भी अपने को संबंधित नहीं कर रहे थे। तो इन प्रगति और लेकिन जितनी भी प्रगति हो रही थी मनोविज्ञान के क्षेत्र में, जैसे बिट्रेट छपी, उसके बाद जो पत्रिकाएं ग्रंथजूक वगैरह आई, उन सबों की जो पूरी जानकारी और उस पर पूरी दृष्टि जेम्स की बनी हुई थी। अब आइए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि जेम्स, ये बात बिल्कुल स्पष्ट रहे कि 1875 में ही उन्ट ज़ुरिच विश्वविद्यालय से लिप्जिग आ गए थे। एक तरफ वो घटना हो रही थी, एक तरफ ये घटनाएं घट रही थी। लिप्जिग विश्वविद्यालय जर्मनी में और ये थे अमेरिका में, हार्वर्ड में थे। लॉरेंस स्कूल में अपना 2 कमरे में एक प्रयोगशाला चला रहे थे और रिलेशन बिटवीन फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी पर अपनी व्याख्यान लगाता रहे थे। इन सभी घटनाओं को देखते हुए ऐसा लग रहा था, और एक तरफ यहीं पर एबिंगहॉस भी अपनी कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे थे। द मेमोरी उनकी किताब छपी थी, तो लगभग उसी समय 1885 में उन्होंने, जेम्स एबिंगहॉस ने भी, तो ये सारी घटनाएं ऐसी बन रही थी जैसे युग चेतना तैयार हो रही थी। युग चेतना बहुत पावरफुल चीज़ होती है। युग चेतना अगर तैयार नहीं हो तो आप अगर किसी बात को कहते हैं तो वो बात मानी नहीं जाती। युग चेतना बहुत ही बड़ी, बहुत स्ट्रॉन्ग घेरा बनाती है अपने युग में रहने वाले लोगों के पास। तो यानी युग चेतना इस बात के लिए शायद तैयार हो रही थी कि एक नए विज्ञान का जन्म शीघ्र ही होने वाला है, और वो विज्ञान था साइकोलॉजी। तो प्रयोगशालाएं स्थापित हो रही थी और 1876 में ईस्वी में जेम्स को शरीर क्रिया विज्ञान का सहायक प्रोफेसर बनाया गया, असिस्टेंट प्रोफेसर। 1877 में जेम्स ने प्रयोगशाला के लिए हार्वर्ड के तुलनात्मक जंतु विज्ञान के म्यूजियम में कुछ और स्थान ले लिया। पहले लॉरेंस स्कूल में 2 कमरा लिया, अब म्यूजियम में थोड़ा स्थान, उन्होंने कुछ और स्थान ले लिया। प्रयोगशाला की स्थापना और उसके विस्तार के बावजूद जेम्स ने प्रयोग को मनोविज्ञान में कोई जगह नहीं दी और न अपने को प्रयोगवादी कहा। ये एक बड़ी बात थी कि वो सारी चीज़ें कर रहे थे, विस्तार भी कर रहे थे, प्रयोगशाला भी खोल रहे थे, लेकिन साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में वो किसी भी एक्सपेरिमेंटल साइंस होने का कोई भी सबूत नहीं दे रहे थे और मान भी नहीं रहे थे, खुद को साइकोलॉजिस्ट भी नहीं कह रहे थे, यद्यपि कार्य कर रहे थे। तो आज के इस टॉक में इस बात को यहीं पे हम लोग ख़त्म करेंगे।